द सरपेंट एंड द रोप नामक नोवेल लिखा था राजा राव ने 1960 में, और इसको 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो इस नोवेल को हम समरी को डिस्कस करेंगे कि द सरपेंट एंड द रोप जो नोवेल है इसकी समरी क्या है और इसके कुछ एक फैक्ट के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक बनी रहिए। द सरपेंट एंड द रोप का मतलब है, सरपेंट एंड द रोप से एक इल्यूशन और रियलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसमें राजा राव टाइटल से शो करना चाहते हैं कि सरपेंट से मतलब इल्यूशन, भ्रम लाइफ का, और रोप एक रियलिटी है। ठीक है, तो कई बार हम इल्यूशन में आके रियलिटी को भूल जाते हैं, और ये कुछ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल भी है जो राजा राव की लाइफ से रिलेट करता है ऑलमोस्ट। इसमें एक करेक्टर है रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी जो करेक्टर है वो ऑलमोस्ट राजा राव की लाइफ से मैच करता है, क्योंकि राजा राव भी स्टडी करने के लिए फ्रांस गए थे। तो नोवेल इंडिया और फ्रांस में सेट है। ठीक है, इंडिया फ्रांस की ट्रैवलिंग के बीच सेट है। तो इसकी समरी क्या है, रामास्वामी फ्रांस में रिसर्च करने गया है, वहाँ वो रिसर्च कर रहा है। वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है मैडलाइन नाम की। मैडलाइन से कुछ एक समय के प्रेम प्रसंग के बाद राजा जो करेक्टर है राजा राव का, रामास्वामी, वो शादी कर लेता है। तो रामास्वामी और मैडलाइन की शादी हो जाती है, लेकिन कुछ एक साल बाद रामास्वामी को रियलाइज होता है कि ये शादी सिर्फ अट्रैक्शन के बाद थी, इसमें कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं फील होता है उनको। ठीक है, उनके एक बच्चा होता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन क्या होता है, वक्त बीतता रहता है। कुछ समय बाद रामास्वामी को इंडिया वापस आना होता है। उनके माँ बाप बूढ़े रहते हैं, तो उनकी ऐसा लगता है कि वो गुजर जाएंगे। तो उनकी न्यूज़ पे वो फ्रांस से इंडिया वापस आता है। यहाँ आता है तो उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, उनकी क्रियाक्रम करता है वो। कुछ समय वो बनारस में जाते हैं क्रियाक्रम के बाद, तो वहाँ लोगों से, साधुओं से मिलते हैं। तो रामास्वामी के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है अपनी फिलॉसफी को, हिंदू फिलॉसफी को लेके, अपने वेदांतों को लेके। ठीक है, कुछ एक महीने बाद रामास्वामी फिर से फ्रांस जाता है अपनी पत्नी के पास। तो यहाँ से जब वो वापस आता है तो उसकी माँ, रामास्वामी की माँ, उसको टॉय रिंग देती है। ठीक है, रामास्वामी बताता है कि मैंने फ्रांस में शादी कर ली है। तो रामास्वामी की माँ उसे टॉय रिंग देती है, मतलब जो अपने यहाँ महिलाएं पैरों में पहनती हैं, बिछिया बोलते हैं हमारी तरफ उसको इन हिंदी। टॉय रिंग देती हैं और उससे बोलते हैं कि बहू को जाके देना, क्योंकि हमारे यहाँ इमोशनल कनेक्शन है। हमारे ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करने में एक ट्रेडिशनल फीलिंग्स आती है जो कनेक्ट करती है लोगों को इंटरनली। तो रामास्वामी की माँ उससे बोलती हैं कि तू बहू को नहीं लेके आया तो वहाँ जाके इनको देना मेरी तरफ से कि माँ ने दिया है। रामास्वामी जो अपनी वाइफ के रिलेशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो टॉय रिंग तो ले जाता है, लेकिन फ्रांस में जाके उसको दे नहीं पाता है। लेकिन जब वो फ्रांस पहुंचता है उससे पहले एक और ट्विस्ट आता है इस स्टोरी में, कि यहाँ जो रामास्वामी है, इंडिया से जब वो फ्रांस जाता है तो सावित्री नाम की एक लड़की से, जो इंडियन लड़की है और इंग्लैंड में रह के वो रिसर्च कर रही है, उसकी मुलाकात होती है। ठीक है, तो इंडिया से जब फ्रांस जाते हैं रामास्वामी, तो उनकी उस सावित्री नाम की लड़की से काफ़ी बातचीत होती है। तो उनका पता चलता है कि सावित्री रामास्वामी की किसी फ्रेंड से इंगेज हो चुकी है और उसकी शादी उससे होने वाली है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और अट्रैक्टिव हो जाती है दोनों के लिए। ठीक है, वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं कुछ एक दिन की बातचीत में। ठीक है, तो रामास्वामी उसको बोलते हैं कि आप फ्रांस आइए, वो क्योंकि सावित्री रिसर्च कर रही होती है इंग्लैंड में रह के। तो जब रामास्वामी फ्रांस पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाके उनकी और उनकी पत्नी के बीच में वार्तालाप होता है, जिसमें उनकी पत्नी पूछती है कि आप और मेरे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप मेरे से खुश नहीं हैं। तो रामास्वामी बोल देते हैं कि नहीं, मैं हैप्पी नहीं हूँ और मुझे जो अंतःकरण से खुशी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो रामास्वामी की पत्नी जो होती है मैडलाइन, फ्रांस की एक जो महिला है, वो भी इस चीज़ को समझ जाती है। और कुछ एक समय बाद क्या होता है कि रामास्वामी फिर एक बार इंडिया वापस आते हैं। इस बार उनकी एक बहन की शादी होती है। तो यहाँ वापस आते हैं, फिर उनकी बहन की शादी होती है, फिर से वापस जाते हैं तो पाते हैं कि उनके एक और बच्चा हुआ था, जो जब वापस आते हैं तो, और उसकी भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो रामास्वामी की पत्नी थी मैडलाइन, वो बौद्ध धर्म अपना लेती है और एक सन्यासिन की लाइफ जीने लगती है। रामास्वामी और मैडलाइन के बीच में डिवोर्स हो जाता है। जो टॉय रिंग रामास्वामी की माँ ने दिए थे मैडलाइन को देने के लिए, वो उन्होंने दिए नहीं थे। उसके बाद जो सावित्री होती है इंग्लैंड में जो रिसर्च कर रही होती है,
रामास्वामी उससे मिलने जाते हैं और उसको टॉय रिंग ऑफर कर देते हैं। वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है डिस्पाइट कि वो इंगेज्ड है किसी दूसरे लड़के के साथ। वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों रिलेशन में हैं और उनकी प्रति एक दूसरे के प्रति इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइनलाइज नहीं होता है, लेकिन इसमें इंडियन वेदांत, इंडियन फिलॉसफी, हमारी संस्कृति सभ्यता को काफ़ी जैसे बौद्धिज्म को बहुत ज़्यादा शांति प्रिय एक धर्म बताया गया है कि एक फॉरेनर भी बौद्धिज्म फॉलो करता है और उसके बाद वो शांति की स्पिरिचुअलिटी की खोज में अपने आप को झोंक देता है, जैसे रामास्वामी की जो पत्नी है मेडलाइन वो करती है। इसके अलावा रामास्वामी एज ए करेक्टर बनारस जाता है, वेदांतों का ज्ञान लेता है, ठीक है, लौट के फ्रांस जाता है, उसको लगता है कि जो हमारी कल्चर है या जो ये यूरोपियन कल्चर है ये सब कुछ ऑलमोस्ट कॉमन है, लेकिन जो हकीकत है उसको हमको पहचानना है। तो स्पिरिचुअलिटी की खोज इसका एक मेजर थीम है कि जो क्वेस्ट है फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड रियलिटी, उसको दिखाया गया है कि वास्तव में हकीकत क्या है, अट्रैक्शन क्या है, हकीकत क्या है। ठीक है, तो 1964 में इस वर्क को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। उस समय सरकार में थे जो शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे आधे मतलब साल में 1964 में जून के बाद, तो उनको तभी इसको अवार्ड को दिया गया था। ये इसकी स्टोरी है। अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए। थैंक यू।